कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सबको कहानी बहुत पसंद आ रही है। तो आप सब एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बरसात थमी ही थी कि गांव में पंचायत बुलाई गई। मामला वही 16 साल की लड़की का था जिसे रीमा ने स्कूल भेजना शुरू किया था। गांव के प्रधान ने ताना मारा। रीमा पहले अपने घर का हाल देख, फिर समाज सुधार का झंडा उठा। रीमा ने संयम से कहा, अगर हम चुप रहें तो कल हमारी बेटियां भी स्कूल नहीं जा पाएगी। कुछ औरतों की आंखों में पहली बार रीमा के लिए सम्मान झलकने लगा। कई दिनों से रीमा को लगता कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी कॉलेज से लौटते समय, कभी बाजार में। एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा, परछाई जैसे भीड़ में घुल मिल गई। घर आकर उसने सावित्री देवी को बताया। माँ, बस इतना कहा, बेटा जिस रास्ते पर तू चल रही है वह सच का पीछा करने वाले भी होंगे और रोकने वाले भी। रीमा का अंतिम वर्ष था। आईएएस की कोचिंग करने के लिए उसे शहर जाना था, लेकिन किराया और रहने का खर्च सुनकर उसकी सांसें थम गई। सावित्री देवी ने चुपचाप अपने गले का पुराना सोने का लॉकेट उतारकर उसकी हथेली में रख दिया। ये तेरे ससुर जी ने शादी में मुझे दिया था, अब ये तेरे सपनों का कीमत बनेगा। रीमा की आंखों से आंसू टपकने लगा। माँ, ये आपका आशीर्वाद ही है, मैं इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। शहर में हॉस्टल का माहौल गांव से बिल्कुल अलग था। एक रात कमरे में रहने वाली दूसरी लड़की ने कहा, रीमा पढ़ाई छोड़ दे, तेरी जैसी लड़कियों के लिए दुनिया आसान नहीं है। रीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आसान रास्ता मैं चुन सकती थी, लेकिन मुश्किल चुनकर माँ के सपने को पूरा करना है। आईएएस की तैयारी के बीच में उसे डाक से एक चिट्ठी मिली। अगर तू सच की तलाश में एक कदम और बढ़ी तो तेरी माँ को खो दोगी। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चिट्ठी किसी को नहीं दिखाई, लेकिन अब उसे यकीन था कि पति का मौत एक षड्यंत्र था। उसी दौरान गांव से खबर आई कि सावित्री देवी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। रीमा दौड़कर पहुंची तो देखा माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऑक्सीजन की कमी और पुराना अस्थमा। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। रीमा ने साइकिल पर माँ को बैठाकर 7 किलोमीटर दूर कस्बे तक पहुंचाया। रास्ते में बारिश थी, सड़क कीचड़ से भरी थी, लेकिन उसने पैडल चलाना बंद नहीं किया। अस्पताल के बिस्तर पर सावित्री देवी हाथ पकड़ लिए। अगर मैं ना रहूं तो भी तू ये लड़ाई छोड़ना मत। कलेक्टर बनकर उन सबको जवाब देना जिन्होंने तुझे और तेरे पति को तोड़ना चाहा। रीमा ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आप मेरे साथ हैं, बस शरीर से नहीं, लेकिन हौसले से हमेशा। एक दिन हॉस्टल से लौटते रीमा को एक वैन में धक्का देकर अंदर खींच लिया गया। आंखों पर पट्टी बांध दी गई और बस यही आवाज़ सुनाई दी, सच का पीछा करना बंद कर दो, वरना तुझे भी तेरे पति के पास भेज दूंगा। कुछ घंटे बाद उसे सुनसान जगह फेंक दिया गया। कपड़े कीचड़ से सने थे, शरीर पर खरोंचे, लेकिन आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। रीमा चुपचाप कमरे के कोने में बैठ गई। उसने बैग को अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे उंगलियों से टूटा हुआ जिप टटोला। अंदर से नोट्स गायब थे, वही नोट्स जिनमें महीनों की मेहनत और सावित्री माँ के त्याग की खुशबू थी। उस रात उसने खाना नहीं खाया। मोमबत्ती की रोशनी में बैठी खाली पन्ने देखकर उसकी आंखें भर आई। उसने खुद से कहा, अगर ये लोग सोचते हैं कि कागज़ चुराकर मेरा सपना चुरा लेंगे तो उन्हें नहीं पता कि सपने दिमाग में लिखे जाते हैं, नोटबुक में नहीं। ये अगले दिन डाकिया आया और एक पीला सा लिफाफा उसके हाथ में दिया। अंदर सावित्री देवी की लिखी चिट्ठी थी। बेटा, यह गांव में मेरा तेरा नाम लेकर बातें हो रही हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई दिखावा है, लेकिन मैं जानती हूँ तू वही कर रही है जो तेरे पति ने सपना देखा था। याद रख, आवाज़ तेज हो या धीमी, सच को सुनने वाला हमेशा मिलेगा। रीमा ने चिट्ठी को माथे से लगाया और उस दिन से उसने हर रात सोने से पहले इसे पढ़ना शुरू कर दिया। शहर से कॉलेज लौटते समय बस स्टैंड के पास उसने देखा, एक बूढ़ा भिखारी ठंड में कांप रहा था और पास में एक छोटी बच्ची थी, शायद उसकी पोती। रीमा ने अपनी शॉल उतारकर दोनों को ओढ़ा दी। बूढ़े ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, भगवान तुझे मंजिल तक पहुँचाए। उसे नहीं पता था ये शब्द उसकी अगली लड़ाई में उसका हौसला बनेगा। आईएएस की प्रीलिम्स से सिर्फ 3 हफ्ते पहले
हॉस्टल की मालकिन ने किराए का दबाव डालते हुए सामान बाहर फेंक दिया। रात रीमा के पास पैसे नहीं थे। वे सारी रात रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठी रहे, किताबें गोद में दबाकर। प्लेटफॉर्म की सीटी, कोयले की गंध और नींद से भरी आंखों के बीच वे पढ़ती रही। अचानक गांव से फ़ोन आया, रीमा, तुम्हारी माँ गिर गई और हालत गंभीर है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ट्रेन पकड़कर गांव पहुंची तो देखा माँ चारपाई पर लेटी हैं, सांसें भारी हैं। माँ ने धीमे से कहा, मैं तेरे पेपर के बीच बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन तू आई ये मेरे लिए काफ़ी है। रीमा ने आंसू रोकते हुए जवाब दिया, आपका होना ही मेरी ताकत है माँ। वापस शहर लौटने से पहले गांव के एक बुजुर्ग ने उनसे बुलाया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तेरे पति का मौत हादसा नहीं थी। उस रात खेत के पास कुछ लोग थे और उनमें से एक आज पंचायत का सरपंच है। रीमा के कानों में मानो विस्फोट हुआ। अब उसके पास नाम था, चेहरा था, लेकिन सबूत अभी भी नहीं। परीक्षा के दिन जैसे ही वो एग्ज़ाम हॉल पहुंची, उसने देखा क्लास में बैठा एक उम्मीदवार वही आदमी था जो उसे धमकी देकर वैन में फेंक चुका था। उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाहता हो, देखते हैं तो कितनी दूर जाती है। रीमा ने नज़रें फेर ली और सवालों की कॉपी पर झुककर लिखना शुरू कर दिया। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही रीमा बाहर निकली। गर्मी के बावजूद उसके हाथ ठंडे थे। वे सोच रही थी, अगर ये आदमी यहाँ है तो इसका मतलब कोई और भी मेरी राह रोकने के लिए तैयारी कर रहा है। बाहर गेट के पास भीड़ में उसे एक छोटी सी लड़की दिखी। वे नंगे पाँव थी और हाथ में एक फटी हुई नोटबुक था। लड़की ने रीमा से कहा, दीदी, मेरी माँ कहती है लड़कियाँ पढ़ाई नहीं करती, लेकिन मैं करूँगी। रीमा ने अपनी पेन उसे देते हुए कहा, तू लिखोगी तो तेरी तकदीर खुद तेरा रास्ता बनाएगी। जब वे हॉस्टल लौटी तो दरवाजे पर बदबू थी। अंदर जाकर देखा उसकी 2 मोटी किताबें और नोट्स जलकर राख हो चुके थे। दरवाजे पर एक कागज़ पड़ा था, पढ़ाई छोड़ दो वरना तेरी ज़िंदगी भी ऐसे जल जाएगी। रीमा ने राख को हाथ में लेकर कसकर मुट्ठी बंद कर ली, जैसे कसम खा रही हो। अब ये लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस औरत के लिए जिसे डराकर रोका जाता है। अगले दिन सावित्री देवी का फ़ोन आया। आवाज़ धीमी थी, रीमा, कोई रात में घर के दरवाजे पर पत्थर फेंक गया। पड़ोसी कह रहे थे कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। रीमा का गला सूख गया। वे जानती थी माँ की हालत में घर बदलना आसान नहीं, लेकिन उसने बस इतना कहा, माँ, आप हिम्मत रखिए, मैं पास आ रही हूँ। गांव के तरफ जाते समय तेज़ बारिश हो रही थी। रीमा भीग चुकी थी, लेकिन बस स्टैंड से घर तक पहुँचने के लिए उसे कीचड़ से भरे रास्ते से गुजरना पड़ा। रास्ते में एक बुजुर्ग महिला को गिरा हुआ देखी। उसके हाथ में दूध की बोतल टूट चुकी थी और बच्चा रो रहा था। रीमा ने उसे उठाया, अपने पैसे देकर नया दूध लाने को कहा। बुजुर्ग ने हाथ पकड़ के कहा, बेटा, भगवान तुझे ऊंचा मुकाम दे, तू गरीब का सहारा है। ये शब्द सीमा के मन में एक ढाल की तरह जम गए। गांव पहुंचते ही पंचायत के सामने उसका सामना सरपंच से हुआ, वही नाम जो उस बुजुर्ग ने पति की मौत के पीछे बताया था। वह मुस्कुराते हुए बोला, बहू जी, शहर में पढ़ाई का नाटक अच्छा चल रहा है। गांव के लोग तो सोचते हैं आप बस दिखावा करती हैं। रीमा ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच को नाटक समझना आपकी आदत है, लेकिन इस बार मैं पर्दा गिराऊंगी। रात में सावित्री देवी को तेज बुखार हो गया। गांव के डॉक्टर देर से आया और उसने कहा, इनकी देखभाल शहर में होनी चाहिए, यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलेगी। रीमा रात भर अपनी सासू माँ के माथे पर ठंडी पट्टी रखी। सावित्री जी बुखार में बुदबुदाया, तू कलेक्टर बनेगी, मैं देखूंगी, चाहे आखिरी सांस पर ही क्यों न हो। सुबह दरवाजे पर एक पुराना डिब्बा रखा था, अंदर पुराने अखबार और एक सीडी पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सच। रीमा के हाथ कांपने लगे। उसने तय किया, इसे मैं शहर जाकर ही देखूंगी। यहाँ कोई पकड़ लेगा तो जान का खतरा है।